हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर 12th का सॉलिड स्टेट का एक वीडियो लेकर के आपके पास आए हैं। बाबू, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए, पिछले लेक्चर में हमने बात किया है कि पैकिंग कैसे होता है, कितना तरह का पैकिंग होता है। आप जानते हो पैकिंग 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन यानी कि एक बीमीय, द्विबीमीय और त्रिबीमीय होता है। आपको हम ये भी बताए थे कि अगर त्रिबीमीय निमित्त संकुलन या त्रिबीमीय पैकिंग होगा तो उसमें 2 तरह का अरेंजमेंट होता है, 2 तरह का व्यवस्था होता है। एक ए बी डैश डैश डैश, इसको बोलते हैं HCP, और एक बोलते हैं ABC, इसको बोलते हैं CCP। इसका डिटेल चर्चा पिछले लेक्चर में हमने किया है बाबू। अब हम लोग बात करने वाले आज बात करने वाले हैं पैकिंग इफिशियंसी इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है। अब देख बाबू, कभी भी एटम ऑक्युपाई करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो आप जान जाओ 100% कभी नहीं, स्पेस जो अवेलेबल स्पेस है उसका कभी भी 100% नहीं ले सकता है। ये तो खाली रहेगा ही रहेगा, ये तो जानते हो खाली रहेगा ही रहेगा। 100% कभी नहीं ऑक्युपाई कर सकता है। तो आखिर कितना ऑक्युपाई करेगा? जितना टोटल स्पेस का ये पार्टिकल ऑक्युपाई करेगा उसी को जितना घेरेगा, कुल द्विक स्थान जालक का कुल जगह का जितना पार्टिकल घेरेगा उसी को बोलते हैं संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। हम लोग क्रिस्टल में संकुलन क्षमता पढ़ने वाले हैं। तो जितना कुल स्थान का जितना प्रतिशत ये कण घेरेगा, जितना प्रतिशत कण घेरेगा उसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। प्रतिशत घेरेगा यानी परसेंटेज ऑफ स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल, यानी इस पार्टिकल के द्वारा जितना स्पेस भरा जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, पैकिंग इफिशियंसी। आपको तो पता है कि कभी भी 100% कभी आपको पता है कि 100% कभी भी स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर सकता है, ठीक है। 100% कभी भी नहीं, आप इतना दिमाग में बैठा लो, 100% कभी नहीं स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है, कभी नहीं 100% कर सकता है। आखिर तो कुछ ना कुछ स्पेस बचा रह जाएगा। जैसे पार्टिकल हमारा कण हो सकता है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। आपका तो ऐसा अरेंजमेंट है, देखिए खाली स्थान है कि नहीं है। तो जो क्या है कि जब भी पार्टिकल निविड संकुलित करेगा या पैकिंग करेगा, कुछ ना कुछ खाली स्थान रह जाएगा। जो खाली स्थान रहता है उसको आप वॉइड या रिक्तियाँ कहते हैं। आप क्या कहते हैं? वॉइड या रिक्तियाँ कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वॉइड हमने बात किया 2 तरह का, एक को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और एक को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये खाली स्थान बचा है, देखिए खाली स्थान बचा है, ये यहाँ पर ये खाली स्थान बना हुआ है, टेट्राहेड्रली है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रली है, यहाँ पे खाली स्थान बचा हुआ है। ये जो खाली स्थान बना हुआ है इसी खाली स्थान को वॉइड बोलेंगे, ठीक है ना। अब जितना स्पेस टोटल स्पेस का पार्टिकल के द्वारा भरा जाएगा उसी को बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी या संकुलन क्षमता। अब ये निकलता कैसे, हम लोग को बारी बारी से पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, देखिए ध्यान रहे पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए टोटल स्पेस 10 है, टोटल स्पेस कितना है? टोटल स्पेस 10 है, टोटल स्पेस 10 है, उसमें कितना स्पेस यानी टोटल वॉल्यूम हमारा 10 है, 10 वॉल्यूम है।
हमारा मान ले 10 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम है। उस 10 वॉल्यूम में कितना कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो 8 वॉल्यूम मान लो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। टोटल वॉल्यूम हमारा उस एरिया का, उसका वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम हमारा 10 है। उस 10 में हमारा 8 वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, तो बाकी 2 वॉल्यूम क्या होगा, 2 वॉल्यूम से क्या होगा बाबू, तो 2 वॉल्यूम उसका वैकेंट होगा। तो बताओ 10 वॉल्यूम में 8 वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, घेर रहा है, तो इसलिए एक आयतन में 10 आयतन में 8 आयतन घेर रहा है, तो एक आयतन में कितना होगा, 8/10, यानी कि घेरा गया आयतन बटा कुल आयतन, तो 100 में कितना होगा, तो घेरा गया आयतन बटा कुल आयतन गुने 100। तो इसी को हम लोग बोलेंगे पैकिंग इफिशिएंसी, संकुलन क्षमता। यानी कि आपको संकुलन क्षमता के लिए क्या परिभाषा हो सकता है देखा जाए। परिभाषा तो जान गए कि जितना टोटल स्पेस में जितना प्रतिशत घेरेगा, जितना प्रतिशत फिल करेगा, उसको बोलेंगे। तो आप यहां पे बाबू सबसे पहले संकुलन क्षमता निकालेंगे। संकुलन प्रभाज निकालेंगे। संकुलन प्रभाज कैसे निकालेंगे, तो बाबू गोले का यानी घटक कण का गोले का आयतन, यानी कि सीधे कहो ना परमाणु का आयतन, बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। संकुलन प्रभाज कैसे निकालेंगे बाबू, परमाणु का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, कुल परमाणु का आयतन भी कर सकते हो, कुल परमाणु का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन, यानी कि इसको बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे बाबू, वही फ्रैक्शन, तो कैसे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम बटा टोटल चाहे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बस कुछ नहीं करना बाबू, संकुलन प्रभाज या संकुलन फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, एटम का टोटल वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे बस। सर ये तो पैकिंग फ्रैक्शन निकला। अब सर पैकिंग संकुलन क्षमता कैसे निकलेगा, संकुलन क्षमता कैसे निकलेगा, तो बस कुछ नहीं, संकुलन प्रभाज जो निकला उसमें 100 से गुना कर दो, या ऐसे भी बोल सकते हैं कुल परमाणु का आयतन या बराबर कुल परमाणु का आयतन बट्टा में एकक कोष्ठिका का आयतन गुने 100, यानी कि संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे, तो संकुलन प्रभाज को 100 से गुना कर दो, या फिर कुल परमाणु के आयतन
बटा एकक कोष्ठिका का आयतन गुने 100, सेम चीज तो है। यानी कि हम पैकिंग इफिशियंसी निकालना चाहते हैं, पैकिंग इफिशियंसी निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन गुने 100, बस पैकिंग फ्रैक्शन को किससे? तो 100 से। तो दिमाग में बैठाएं, दिमाग में बैठाएं। संकुलन प्रभाज कैसे निकालेंगे बाबू? पहले पैकिंग इफिशियंसी डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, संकुलन क्षमता डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, आगे संकुलन प्रभाज या संकुलन पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो बोलेगा कुल परमाणु का आयतन में, कुल परमाणु का आयतन में एकक कोष्ठिका के आयतन से भागा दे देंगे, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड कर देंगे। बस यही करना है। टोटल परमाणु का आयतन में एकक कोष्ठिका के आयतन से भाग दे देना है, आपका संकुलन प्रभाज निकल जाएगा। अब संकुलन जब प्रभाज निकल जाएगा तो उसको आप किससे कर दोगे? किससे निकालोगे बाबू? तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो संकुलन क्षमता निकल जाएगा। यानी किसी का भी देगा तो पहले परमाणु का संख्या निकालना बाबू, पहले क्या करेंगे? परमाणु का संख्या निकालना, परमाणु का संख्या निकालने में यानी एटम का नंबर निकालना, और एटम का नंबर से एटम का टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा, और टोटल वॉल्यूम निकल जाए तो यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। अब पैकिंग फ्रैक्शन से 100 से गुना कर देंगे। अब जैसे हम लोग बात करें, पहला बात करें, जैसे सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसका अगर बोलेगा संकुलन क्षमता निकालिए। किसका संकुलन क्षमता बोलेगा बाबू? तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटम सरल घन में एटम कहाँ है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटम जो है या परमाणु जो है, परमाणु या एटम केवल परमाणु या एटम केवल कोने पर होते हैं। परमाणु या एटम केवल कहाँ होता है? कोने पर होता है। इतना तो समझ में आ गया। परमाणु या एटम केवल कहाँ पर होता है बाबू? केवल कोने पर होता है। तो आप केवल कोने पर होता है तो बात जान गए, केवल कोने पे होगा। हाँ, अब कोने पर होता है तो कैसे देखिए? तो ऐसे ऐसे एटम केवल कहाँ है? कोने पर है। हम मानेंगे क्या कि इसकी कोर की लंबाई ए हो, यानी एकक कोष्ठिका जो कोर होगा यहां से यहां के बीच की दूरी ए हो। अच्छा, परमाणु की त्रिज्या कितना मानेंगे? आर मानेंगे, यानी कि ये आपका आर होगा, यानी यहां से यहां के बीच की दूरी आर होगा। ये क्या होता है कि वास्तव में एटम जो चार
4 नीचे 4 ऊपर। वास्तव में ऐसा होता है कि 4 यहाँ नीचे होगा, यहाँ 4 नीचे होगा और ये 4 जस्ट ऊपर होगा, 4 ऊपर ऐसे, 4 नीचे 4 नीचे और 4 ऊपर ऐसे। देखिए ये एटम एक दूसरे से टच करता है बाबू। ऐसे यहाँ पे दूर दूर दिख रहा है, आर दिख रहा है, ये आर एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। आर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ध्यान रखना बाबू। यानी जो यहाँ पर एटम है या परमाणु है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यानी कि दिमाग में बैठा है कि यहाँ पर जो परमाणु है, परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करता है, एक दूसरे को स्पर्श करता है। इसका मतलब कि ये परमाणु वास्तव में ऐसे है, चारों नीचे वाला ऐसे है। यानी यहां से यहां के बीच की दूरी a है और ये r है, यानी कि a बराबर 2r है। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो 4 जो दिख रहा है, वास्तव में ये अलग अलग नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग। वास्तव में ऐसा नीचे का चारों एक दूसरे को टच कर रहा है और ऊपर का चारों एक दूसरे को टच कर रहा है। इसका जब टच कर रहा है, इसका मतलब कि इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो बीच की दूरी है वो a है और ये a जो बराबर होता है वो 2r के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ पे देखिए, अब आप बताओगे कि ये घन है, घन का आयतन यानी एकक कोष्ठिका का आयतन कैसा, एकक कोष्ठिका का आयतन आप लोग जानते हो, कोई भी घन का आयतन, ये सरल घन है तो घन का आयतन भुजा क्यों होता है। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यों होता है। यानी एकक कोष्ठिका का आयतन निकल जाएगा। कैसे, भुजा बराबर 2r का होल क्यूब। इसका मतलब 8r क्यूब। r क्यूब। आप ये जाने कि यहाँ पे 8r क्यों है। आप ये भी देख लें कि आखिर इसमें परमाणु की संख्या कितना है। सरल घन में कुल परमाणु की संख्या कितना होगा। सरल घन में कुल परमाणु की संख्या कितना होगा। तो आप जानते हो कि एक दिन बताए भी थे पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हो पिछले लेक्चर में जाकर के, इसका हम लिंक दे देंगे। नहीं, आप पिछले वीडियो में आप देख लेंगे, ठीक है, कि नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक कोने पर एटम का 1/8 पार्ट होता है। एक कोने पे 1/8 पार्ट, और ऐसा कितना एटम है, तो 1 2 3 4, ये देखिए यहाँ पे ऐसे। तो कितना कोना है, 4 ऊपर कोना और 4 नीचे कोना, 8 कोना है। तो क्या होगा, इंटू 8 बराबर 1 एटम। यानी कि सच कहा जाए तो इसमें जो एटम जो दिख रहा है, यहाँ पे इतना ही भाग है, बाकी ये जो है वो दूसरे यूनिट सेल्स के साथ शेयर किया हुआ है। इसमें एटम का, इस कोने पे एटम का 1/8 ही पार्ट है। अब बताइए, तो 1/8 पार्ट इंटू 8 बराबर 1। अब बताओ, इसमें बाबू टोटल एक ही एटम है और यानी एक ही गोला है, तो एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है,
वॉल्यूम ऑफ वन एटम। आपको मालूम होना चाहिए एटम स्फीयर होगा तो स्फीयर का वॉल्यूम, गोले का वॉल्यूम तो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि एक परमाणु है तो एक परमाणु का आयतन एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई आर क्यू है। अब आप बताओ यहां पे 4/3 पाई आर क्यू है। अब यहां पे बात करते हैं कि संकुलन प्रभाज आ गया जगह पे। संकुलन प्रभाज कैसे निकालते हैं? तो संकुलन गोले का परमाणु का एक, क्योंकि इसमें एक ही परमाणु है, एक ही परमाणु के आयतन घेरेगा तो एक परमाणु का आयतन बटा एक परमाणु का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। अभी बताओ, आप बताओ एक परमाणु का आयतन कितना है आपके पास? तो 4/3 पाई आर क्यू। बटा अच्छा एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है? तो 8 आर क्यू। आर क्यू से आर क्यू कटा, ये 4 दूनी 8 कटा, 3 नीचे आ जाएगा यानी बराबर हो जाएगा π/6। आपको याद रखना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा हुआ है कि सरल घन का संकुलन प्रभाज कितना होता है। ये पूछा हुआ है आपका कि सरल घन का संकुलन प्रभाज कितना होता है। तो अब बताओ पाई का मान 3.14, 3.14 बटा में 6 यानी आ जाएगा 0.524। यानी संकुलन प्रभाज बोलेगा तो कितना होगा 5। संकुलन प्रभाज कितना होगा? तो 5 या 0.524। अब बताइए इसका परसेंटेज निकाल दें, इसका परसेंटेज निकाल देंगे तो संकुलन क्षमता हो जाएगा। तो संकुलन क्षमता बराबर संकुलन क्षमता बराबर इसी का 100 कर देंगे यानी 0.524 इंटू 100 बराबर 52.4%। यानी सरल घनीय का कोष्ठिका का संकुलन प्रभाज कितना हो जाएगा बाबू? 52.4%। याद रखेंगे, इसमें आपको याद रखने वाली बात 2-3 है। पहला, संकुलन प्रभाज कितना होता है? तो π/6। संकुलन प्रभाज का वैल्यू कितना होगा? तो 0.524। और संकुलन क्षमता कितना होगा? तो 52.4%। आपको इसके बाद आप तो ये पहले जान चुके हो कि सिंपल क्यूब में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है। तो सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम होता है 1, क्योंकि कोने पे 1/8, 8 कोना है तो 1/8 इंटू 8। और फिर इसके बाद इसका, चूंकि यहाँ पे सरल घन में एटम एक दूसरे स्पर्श करता है इसीलिए A बराबर 2R। तो आप इसको काम करो, नोट करना चाहते तो नोट कर लें। इसको हम इस तरह से समझाते हैं, पहले नोट कर लें। देखिए बाबू, सिंपल देखिए क्यूबिक यूनिट सेल में देखिए। आप बताओ यहाँ पे एटम कहाँ है? केवल कॉर्नर पर है। अभी आपको कैलकुलेट करके दिखलाएं, उसी चीज को आप इस तरह से देखिए। आप देखिए सिंपल क्यूब में
एटम केवल कहाँ होता है आपको, तो कॉर्नर पर, देखिए केवल कॉर्नर पर है, ठीक है, एटम केवल कॉर्नर पर होता है। और देखिए एक दूसरे को टच भी करते हैं, लेकिन बीच में खाली स्थान है, वैकेंट स्पेस है, इसलिए कभी भी 100% नहीं करेगा। अब इसमें सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, तो 1। कैसे 1, तो कॉर्नर पे 1/8, यहाँ पे 1/8 ही होता है। 8 कॉर्नर 4 ऊपर 4 नीचे, 1/8 × 8 यानी 1 एटम। यानी कि 1 एटम का वॉल्यूम, एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम 4/3 πr³। सिंपल क्यूब में एक एटम और एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³। अब देखो इसका एज लेंथ ए मान है, इसका रेडियस r है, और टच कर रहा तो a = 2r। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल आप तो जानते हो, a का होल क्यूब। अब a बराबर क्या होता है, 2r का होल क्यूब बराबर 8r³। आप क्या जाने, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम निकाल लिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल निकाल लिए, अब तो पैकिंग फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर बटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन। ये देखिए ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। अब पैकिंग फ्रैक्शन में 100 से गुना कर देंगे तो पैकिंग इफिशियंसी आएगा। तो देखिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब वॉल्यूम ऑफ 1 एटम कितना है, 4/3 πr³ आ जाइए। अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कितना है, 8r³। अब 4r³ से 4r³ 8, 4r³ से 4r³ कट जाएगा तो 2 बचेगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन π/6 आएगा। अब उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगा, और पैकिंग इफिशियंसी कितना आएगा, 42.36, और इसी को बोलते हैं 52.36, 52.4%। अब बताइए स्पेस इतना तो ऑक्युपाई किया, परसेंट इतना परसेंट ऑक्युपाई किया, तो वैकेंट कितना परसेंट रहेगा, वैकेंट रहेगा टोटल 100 में से 52.4% को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी 47.6%। यानी कि अवेलेबल स्पेस, वैकेंट स्पेस कितना होगा, तो वैकेंट स्पेस कितना होगा, वैकेंट स्पेस कितना होगा, तो 47.6%। ऑक्युपाइड स्पेस कितना होगा, कितना स्पेस को फिल करेगा, 52.4%। सिंपल क्यूब में आज बस इतना ही बाबू। हम लोग सिंपल क्यूब में पढ़े, सिंपल क्यूब में हमने पढ़े कि कितना परसेंट ऑक्युपाई करेगा। हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एफसीसी का फेस सेंटर्ड घन का, फेस सेंटर्ड क्यूब यानी कि फलक केंद्रीय घन का कितना परसेंट स्पेस ऑक्युपाई करेगा और वो कैसे करेगा। बाबू इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।